ये जो शख्स आपको आराम फरमाता दिखाई दे रहा है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि ये बंदा उस समय पर $60 मिलियन हर दिन कमा रहा था। अगर आज के इन्फ्लेशन में देखें तो ये करीब 400 करोड़ रुपए होते हैं, यानी इसके हर दिन की कमाई करीब 400 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जिसके चलते एक समय पर इसकी नेटवर्थ $30 बिलियन के आंकड़ों को चूम रही थी। यह इतना पैसा था कि इसने 1000 से भी ज्यादा सेफ हाउसेस को बना लिया था, जहां ये इन पैसों को छुपा के रख सके। लेकिन एक सेकेंड, छुपा के रख सके, इसका क्या मतलब? जी हाँ, ये पैसा कोई अच्छे कामों की वजह से इसके पास नहीं आ रहा था, बल्कि ये सारी धनराशि इसने ड्रग बिजनेस से कमाई थी। ये आदमी इस बिजनेस में एक समय पर इतना माहिर हो गया था कि इसको ड्रग लॉर्ड किंग कहा जाने लगा, क्योंकि ये उस समय पर पूरी दुनिया की 80% ड्रग को सप्लाई कर रहा था और इस कारोबार से अंधा पैसा छाप रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये करीब हर महीने 2 से 3 लाख रुपए बस रबड़ बैंड पर खर्च कर देता था, ताकि ये इन पैसों को बांध सके। और तो और जितना भी पैसा ये अपने वेयर हाउसेज और सेफ हाउसेज में छुपाता था, उसमें से 10% पैसा यानी करीब $2.1 बिलियन सिर्फ चूहे कुतर जाया करते थे, या फिर वो वहाँ की सीलन की वजह से खराब हो जाया करता था। एक समय तो ऐसा भी आया कि ये सारे वेयर हाउसेज भी इसके पैसों को रखने के लिए कम पड़ रहे थे, तो इसने अलग अलग जगहों पर जमीन को खुदवा करके वहाँ अपने पैसों को छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि ये 1980 के दशक में हर महीना करीब 70 से 80 टन कोकेन कोलंबिया से अमेरिका सप्लाई करता था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को इसकी गंदी लत लग गई थी, यानी वो लोग बिगड़ गए थे। और भला कोई सी भी देश की सरकार ये क्यों चाहेगी कि उसके देशवासी बिगड़े हुए हों? और इसी वजह से यूएसए की, कोलंबिया की और तो और पनामा की अथॉरिटीज इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। लेकिन ये बंदा इतना शैतान था कि ये इन बड़ी बड़ी सरकारों के हाथ तक नहीं आता था, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती थी जहां इसको लगता था कि अब ये फंस सकता है, तो ये पूरी सरकार को खरीदने के लिए निकल जाया करता था। घूस, लोगों को रिश्वत देना और सबको अपनी तरफ कैसे करना है, ये इसको अच्छी तरीके से आता था। लेकिन एक बार तो हद हो गई जब ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां इससे कोई सरकार घूस ले ही नहीं रही थी। अब ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला कि जैसा सरकार कह रही है ठीक वैसा ही करो, या फिर दूसरा कि उस देश से कहीं और भाग जाओ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इस शख्स की जगह होते तो आप क्या करते? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इनमें से एक को चुनने के लिए। शायद से आपने चुन लिया होगा, लेकिन आपको पता है ये आदमी क्या करता? सरकार को ही मरवा देता। लेकिन इस दिन सरकारें ये निर्णय लेती हैं कि आज तो कैसे भी करके इस आदमी को मार कर ही रहेंगे, और इसी वजह से ये अपनी स्पेशल फोर्सेस को ला कैथेड्रल मेंशन में भेज देती है, जहां ये शख्स आराम फरमा रहा था और इस बात से अनजान बैठा था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत इसके घर पर दस्तक देने ही वाली है। आप आज की इस कहानी में जानने वाले हो कि किस प्रकार एक गरीबी में बड़ा हुआ लड़का, जिसके पास एक समय पर कॉलेज की फीस तक को भरने के पैसे नहीं थे, वो पैसों को कमाने के लिए किस हद तक जा पहुंचा कि वो कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड बन गया और अपने बनाए गए सपनों के शहर में रहने भी लग गया। जी हाँ, ये कहानी है द पैब्लो एस्कोबार की। लेकिन आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहां से, ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। साउथ अमेरिका, कोलंबिया, मेडेलिन शहर, 1 दिसंबर 1949। ये वो दिन था जब रियोनार्गो एंटीक्यो डिपार्टमेंट में एक बच्चे का जन्म होता है, जहां उसका नाम पैब्लो एमिलियो एस्कोबार जेवेरिया रखा जाता है। ये अपने 7 भाई बहनों में से तीसरा बच्चा था, जो कि मेडेलिन के पड़ोसी शहर में बड़े ही गरीबी में बड़ा हुआ, जहां इसके पिता एक छोटे से किसान थे जो कि घर खर्च को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। तो इसकी मम्मी ने टीचर करियर को अपना लिया, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा असर इनकी जिंदगी पर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो दोनों अभी भी इतना वेतन नहीं कमा पा रहे थे कि अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला पाए।
और इसी वजह से एस्कोबार ने 1966 में अपनी हाई स्कूल को छोड़ दिया जब वो 17 साल का बस होने ही वाला था। लेकिन एस्कोबार को हमेशा से एक क्रिमिनल लॉयर और पॉलिटिशियन बनना था और उसके बाद प्रेसिडेंट भी। इन्हीं सपनों की वजह से उसने एक बार फिर से हाई स्कूल को ज्वाइन किया और अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करके कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां एक मुसीबत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पैसों की कमी। जी हाँ, एक बार फिर से उसके सामने पैसों की कमी आ गई, जिसकी वजह से उसको अपने सारे ख्वाबों को छोड़ना पड़ा। पैब्लो को अब कैसे भी करके बस खूब सारे पैसे कमाने थे, फिर चाहे वो अच्छे काम करके उसके पास आए या फिर बुरे कामों को करके। पैब्लो ने अपनी क्रिमिनल करियर की शुरुआत टॉम स्टन्स के पत्थरों को चुराने से की, यानी कब्र के पत्थरों से। वो इन पत्थरों को कब्रिस्तान से जाकर चुराता और उन पर पहले से लिखे इंस्क्रिप्शंस को सैंड ब्लास्टिंग की मदद से मिटा करके उन्हें फिर से बेच देता। हालांकि ये काम उसको पैसे तो दे रहा था, लेकिन उतने नहीं जितने एस्कोबार को चाहिए थे। तो उसने एक गैंग को ज्वाइन किया जहाँ ये अलग अलग लग्जरी कार्स को चुराने लगा और उन्हें बेच के मुनाफा कमाने लगा। इसके बाद एस्कोबार वायलेंट क्राइम्स में भी शामिल हो गया, जहां इसने अपनी छोटी सी गैंग में और आदमियों को जोड़ लिया जो कि इसके पैसे वापस ना करने वालों को किडनैप किया करते थे और उनके परिवार वालों से दुगुना पैसा मांगते थे। एस्कोबार की सबसे मशहूर किडनैपिंग थी डियागो एकेवेरिया की, जो कि एक बिजनेसमैन था जिसको एस्कोबार के गुंडों ने साल 1971 में किडनैप कर लिया था और उसकी फैमिली से करीब $50,000 की मांग की थी। हालांकि इसको पैसे मिल भी गए थे, लेकिन फिर भी एस्कोबार के ऑर्डर पर उसके साथियों ने उस बिजनेसमैन को जान से मार डाला। और यही वो हादसा था जिसकी वजह से एस्कोबार क्राइम की दुनिया में भी काफी मशहूर हो गया था, जहां उसको कई सारे बड़े बड़े डॉन और भाई लोग पहचानने लगे थे, जिनसे पैब्लो कई बार मिलने भी जाया करता था। लेकिन एक दिन पैब्लो उनसे मिलने गया तो उसने वहाँ पर देखा कि ये बाकी के डॉन और भाई लोग एक सफेद रंग के पाउडर को इधर से उधर कर रहे थे, जिनके उनको लाखों करोड़ों रुपए भी मिल रहे थे। पैब्लो ने यहाँ पर फिर ये सोचा कि मैं किडनैपिंग करता हूँ, जहाँ मैं अपनी जान को भी दांव पर लगाता हूँ, फिर भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि ये लोग बस एक पाउडर को यहाँ से वहाँ करके कमा रहे हैं। आखिर ये माजरा है क्या? फिर एस्कोबार ने इस पाउडर पर दिमाग लगाना शुरू किया और ऐसा दिमाग लगाया जिसको देख के बड़े बड़े डॉन और भाई लोग भी हैरान हो गए। ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि कोकेन था। पैब्लो एस्कोबार ने 1970 के मिडिल में कोलंबिया में कोकेन का व्यापार शुरू किया था, जहां उसने एक नई गैंग ज्वाइन कर ली थी जो कि ड्रग डिलीवरी का काम करती थी। जिसके बाद पैब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ भी काम करने लग गया। लेकिन 1975 में जब पैब्लो 14 किलो की ड्रग डिलीवरी के लिए फैबियो रेस्टरेपो के पास गया तो डीलिंग के समय फैबियो ने पैब्लो की बेइज्जती कर दी, जिसके चलते पैब्लो को गुस्सा आ गया और उसने वहाँ पर मौजूद 10 से 12 गुंडों को अकेले ही मारना शुरू कर दिया और तो और फेबियो को भी गोली मार दी। ये पैब्लो का पहला मर्डर था जो कि उसने अपने हाथों से किया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये फेबियो जिसको पैब्लो ने मारा था वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि ये मेडेलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था, जिसको ड्रग की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। अब इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पैब्लो का नाम ड्रग इंडस्ट्री में भी बढ़ गया था, जिससे वो इस इंडस्ट्री में तेजी से आगे ही बढ़ता चला गया और चारों ओर सिर्फ इसका ही दबदबा बनने भी लग गया। मार्च 1976 में इसने एक 15 साल की लड़की से शादी कर ली जिसका नाम मैरिया था और उसने इसी साल मेडेलिन कार्टेल नाम का एक ड्रग बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूएसए की बॉर्डर के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को ड्रग बेचता था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को इसकी गंदी लत लग गई, जिसने पैब्लो के बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि पैब्लो अब 70 से 80 टन कोकेन यूएसए में सप्लाई करने लग गया। ये वो दौर था जब पैब्लो ड्रग स्मगलिंग से इतना पैसा बना रहा था कि इसके पास उस समय पर 142 प्राइवेट प्लेन्स थे, 20 हेलीकॉप्टर और 32 याच भी थी। यहाँ तक कि इसके पास खुद की 2 सबमरीन्स भी हुआ करती थी। जरा सोच के देखिए, उस टाइम पर बड़े बड़े देशों के पास भी सबमरीन्स नहीं हुआ करती थी और यहाँ पैब्लो इकलौता इंसान इन सबमरीन्स को लेकर बैठा था। ये उन सबमरीन्स की मदद से ड्रग स्मगलिंग के काम को सीक्रेटली किया करता था। उस समय पैब्लो के पास 141 लग्जरी घर थे, जहाँ कार्स, ट्रक्स, बोट्स
प्लेन्स, हर वो साधन थे जिसकी मदद से ये अपने ड्रग के काम को आसानी से कर पाए।